हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, यानी हमने गॉस का नियम पढ़ चुका है। और आज के इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाले गॉस के नियम की उत्पत्ति यानी गॉस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। तो आइए बिल्कुल डिटेल्स के साथ इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए, गॉस के नियम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक गोलीय पृष्ठ खींचना पड़ेगा, ठीक है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और गॉसियन पृष्ठ की कोई माप नहीं होती है, ये किसी भी माप का हो सकता है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ या गोली पृष्ठ खींच लेते हैं। तो ये रहा मेरा एक गोली पृष्ठ। ये रहा गोली पृष्ठ, इसकी कोई माप नहीं होती है। तो मान लेते हैं इस पे एक इसका केंद्र जो है O है, इसका केंद्र O है और इस पे एक प्लस Q चार्ज रखा गया है। ये प्लस Q चार्ज रखा गया है। इससे R मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं इधर R मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है, ठीक है, एक बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाइस देखिए, हम क्या करते हैं कि यह पूरा एक बहुत बड़ा गोली पृष्ठ है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पृष्ठ के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे, ये आपका एक छोटा सा पृष्ठ रहा, ठीक है, ये छोटा सा पृष्ठ रहा। और देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्रत्येक समतल की क्षेत्रफल की एक दिशा होती है और ये दिशा उस क्षेत्रफल, उस समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। तो देखिए, इसके बाद ये जो समतल है, इस समतल के क्षेत्रफल की एक दिशा होगी और वो दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगी। तो मान लेते हैं इसका जो छोटा सा मेरा ये गोली है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो dA है और जो dA का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये आपका एकांक वेक्टर है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल dA है। अब देखिए, इसके बाद ये प्लस Q चार्ज है। प्लस Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, यानी कि ये प्लस Q चार्ज है। तो प्लस Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इसके आगे डायरेक्शन में होता। अगर ये माइनस चार्ज होता तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो इसी के दिशा में होती है। तो यहाँ से OP है तो OP की ही दिशा में होगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये रहा आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब देखिए गाइस, एक सबसे बड़ी जो बात है कि प्रत्येक गोली पृष्ठ अपने गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है। कब? प्रत्येक गोली पृष्ठ अपने गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है, उस कोण को घन कोण कहते हैं। तो देखिए, ये जो गोली है, इसके सतहों को, इसके बाउंड्री को हम इसके केंद्र से मिलाएं, इस तरह से, ये इस तरह से मिलाएं, तो क्या करेगा ये कि एक कोण अंतरित करेगा। कहां पे बनाएगा? यहां पे एक कोण बनाएगा, ठीक है गाइस, यहां पे एक कोण बना रहा। इस कोण को घन कोण ओमेगा कहते हैं, ठीक है, ये आपका घन कोण ओमेगा है। तो देखिए, ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है वो ये R मीटर की दूरी पर, यहाँ से O से P के बीच की जो दूरी है वो R मीटर है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल dA होता है, क्षेत्रफल dA जो है वो त्रिज्या R के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि dA अपान
आर का स्क्वायर, यह एक नियतांक होता है, इसे घन कोण ओमेगा से दिखाते हैं। डी ओमेगा इक्वल डी ए अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें काम आएगा, इसलिए हम इसको निकाल लिए। और देखिए ये जो आपका डी ए है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र ई है, तो ये दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो डी ए है वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपका ये वैद्युत क्षेत्र है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच, यानी आप इसको इस पर भी समझ सकते हो, इन दोनों के बीच जो एंगल, ये समांतर है, तो समांतर इनके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर क्या बनेगा, 0 अंश, यानी इसके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर आपका 0 अंश बनेगा। अगर इन दोनों को देखें तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर मेरा क्या बनेगा, 0 अंश। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, एक समांतर और एक दिशा में है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो 0 अंश का बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डी ओमेगा इक्वल, देखिए यहाँ से डी ओमेगा इक्वल डी ए अपान आर का स्क्वायर, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है, कोस थीटा। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपान आर का स्क्वायर। तो देखिए ये एक छोटे से पृष्ठ के लिए था, अगर हम बड़े पृष्ठ के लिए निकालें तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका, हम लिख देंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। देखिए ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर यहीं से निकाल दे तो मेरा निकलेगा क्या कि ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल इंटीग्रेशन, क्षेत्रफल का कर रहे थे यहाँ ए लिख देंगे, और मेरा है क्या डी ए cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा अपान आर का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ से क्या करेंगे कि cos थीटा की वैल्यू क्या है, 0 अंश, cos 0 अंश की वैल्यू 1, ये तो 1 हो गया। और यहाँ से देखिए डी ओमेगा इक्वल इंटीग्रेशन क्षेत्रफल का, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1/r² हम कॉमन ले लेंगे बाहर, इसका होगा नहीं, 1/r का स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या, डी ए। तो देखिए जो डी ए है आपका, डी ए है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका आपकी जो गोली पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr का स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा केवल ओमेगा, और ये हो जाएगा 1/r का स्क्वायर, और यहां से इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 4πr का स्क्वायर, 4πr का स्क्वायर। अब देखिए r की स्क्वायर से r का स्क्वायर कट गया, तो आपका ओमेगा बराबर जो आ गया वो आ गया 4π, ये चीज, ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको निकाल दिए। अब देखिए गाइस, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाते हो जब इसकी ओमेगा की वैल्यू रखी जाती है और यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू रखी जाती है, तब हमको क्या करना है कि जो क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्षेत्रफल अवयव, ये क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला
फ्लक्स, ठीक है, से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम देखेंगे जो मेरा क्षेत्रफल अवयव डीए है इससे होकर कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो गाइस इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने पढ़ा है कि डी फाई ई इक्वल ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए। हमने ये डी फाई ई इक्वल ई डॉट डी ए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में रखा है। तो जैसे ही हम डॉट को हटाएंगे तो हम इसके साथ इसके बीच का एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ई और डी ए कोस थीटा, ठीक है गाइस, ये हो गया ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद करेंगे क्या कि ई क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है आपका तीव्रता का सूत्र। तो ये हमारा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा डी फाई ई इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई, देखिए यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा है जिसको लिख देते हैं एक बार, ई डी ए कोस थीटा। अब ई की वैल्यू उठा कर रख देंगे तो आपका आ जाएगा डी फाई ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब देखिए इसके बाद क्या है इसमें, डी ए कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अब देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से नीचे लिखते रहे डी फाई इक्वल ये हो जाएगा आपका Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा अपान आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर। तो देखिए डी ए कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर यहाँ पे है, डी ए कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका घन कोण है तो ये है डी ए कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो गाइस यहाँ पे लिख देंगे, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। तो ये हो जाएगा मेरा Q/4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखिए जी एक छोटे से पृष्ठ के लिए था, और इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो देखिए समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका समाकलन डी फाई ई इक्वल, ये जिसका होगा उसी का लिखेंगे, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, क्षेत्रफल के लिए लिख रहे हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए ए लगा देते हैं। इसके बाद है आपका Q/4 एप्सिलॉन नॉट डी ए, सॉरी यहाँ पे है डी ओमेगा ना, डी ओमेगा।
अब देखिए हमें निकालना किसका है, डी ओमेगा का निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा आपका फाई ई हो जाएगा केवल, और देखिए यहाँ पे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, और देखिए इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का। अब देखिए डी ओमेगा की जो वैल्यू हमने निकाला है वो क्या निकाले हैं, यहाँ पे हमने निकाला था। देखिए यहाँ डी ओमेगा का जब करेंगे तो ये केवल क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ से फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। ठीक है गाइस, ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने निकाल रखा है, कहाँ पे, ओमेगा इक्वल 4 पाई। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ जाएगा आपका टोटली, यहाँ से बराबर रहेगा ये आपका फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा, तो फाई ई इक्वल आपका आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही आपके गॉस का नियम है, गॉस थ्योरम है, गॉस के नियम का प्रूफ है। ठीक है, यही रहा आपकी गॉस की नियम की उत्पत्ति, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अब पढ़ाई समय जो है वो पढ़ाई का चल रहा है, आपका गोल्डन टाइम है, और आप मेरे क्लास को डेली लीजिए और आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट को समान समय दीजिए और सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।